हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जो है हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी लाइनर। इसके अंदर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनके ऊपर जो है किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है या किस तरीके से वो क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। तो चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले तो बात करें कि ये आपके मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो कि है काइनेमेटिक्स। तो अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड जो है वो आपके निकल के आते हैं, रेस्ट और मोशन। उससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं बेटा काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन की बात हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कॉज ऑफ मोशन की बात हम करना स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपके बताया कि दो वर्ड्स होते हैं, एक तो है आपके मोशन और एक है रेस्ट, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों अगर देखा जाए तो दोनों एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। मोशन और रेस्ट दोनों ही क्या है, रिलेटिव वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है घर वाले हमें सी ऑफ करने आए, हमें ट्रेन से कहीं जाना था, हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन जो है वो चल दी। तो घर वाले जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में जो है हम कैसे हैं, मोशन में हैं। लेकिन जो हमारा फ्रेंड जस्ट सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हम कैसे हैं, रेस्ट पर। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों ही क्या है, रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो मोशन भी जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो इस चैप्टर में हम केवल मोशन इन 1 डायमेंशन की ही बात करेंगे। अब ये मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है? तो अगर हम मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करें जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक कोऑर्डिनेट अगर आपके टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो 3 में से कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो आपका चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो तो अनचेंज रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट आपके ऊपर जा रही है तो हम कहेंगे कि पर्सन का जो है वो जो लिफ्ट के अंदर है उसका वाई कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है, जबकि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है बच्चों, उसमें ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो एक ही डायमेंशन में होता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है बात करते हैं। तो मोशन इज अ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वी वॉक, रन एंड राइड अ बाइसिकल। Even when we are sleeping, air move into and out of our lungs and blood flow in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. Automobiles and planes carry people from one place to the other. The earth rotates once every 24 hours and revolve around the sun once in a year. The sun itself is the motion in the Milky Way, which is again moving within its local ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। तो बेटा ये सब के सब जो है वो क्या है, मोशन के ही एग्जाम्पल है। कि जैसे कि कोई पर्सन है वो बाइसाइकिल चला रहा है, जब हम सोते हैं तो उस वक्त जो है एयर जो है वो अंदर आ रही है और बाहर निकल रही है, तो ये भी मोशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ब्लड जो है वो आपकी आर्टरीज में मूव कर रहा है, ये भी एक तरीके का मोशन है। पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं, डैम से पानी निकल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके मोशन ही है। अर्थ जो है वो आपके रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी है आपके एग्जाम्पल है किसके, मोशन के। इसी में आगे बढ़ते हैं।
मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो वो आपके मोशन है। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ था और 5 सेकंड बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर डिस्टेंस पर चला गया। अब वो x इज इक्वल टू 2 पर खड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, उसकी पोजीशन आपके चेंज हो रही है। In this chapter, we shall learn how to describe motion. For this, we develop the concept of velocity and acceleration. We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. तो यहाँ पर जो है हम velocity और acceleration के concept को जो है वो use में लेंगे और बात करेंगे rectilinear motion की। rectilinear motion क्या है? straight line motion, ठीक है। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equation can be obtained. अगर रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर आपके स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर हम जो है एक इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो डिराइव करेंगे इसके लिए। फाइनली, टू अंडरस्टैंड द relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity. और relative motion के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसके लिए हमें relative velocity जो है वो यूज में लेंगे relative motion के लिए। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। In our discussions, we shall treat the object in motion एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन में है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उसके साइज के कंपैरिजन में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसकी साइज जो है वो आपकी कम होनी चाहिए जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उससे, ठीक है, किसी ड्यूरेशन ऑफ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स विदाउट मच एरर, ठीक है। तो अगर गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस रियल लाइफ में अपन बात करें, जैसे कि जो साइज है ऑब्जेक्ट की उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं एक, क्योंकि अपन क्या मान रहे हैं, अपन जो है उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है मान रहे हैं ज़्यादा किसी एरर को कंसिडर किए बिना। तो जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काइनेमेटिक्स में जो अपन बात करते हैं तो अपन इसमें मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, तो हम यहाँ पर मोशन की तो बात कर रहे हैं लेकिन कॉज ऑफ मोशन की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो डिस्टेंस जो है ये तो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कवर्ड किया है वो है आपके डिस्टेंस। तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, आपके पाथ लेंथ है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपके क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस ये आपके बेटा पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ये आपके स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस जो है वो हमेशा
क्या होगी, या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है या एवरेज स्पीड जो है वो आपके क्या होती है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करिए उन सबको ऐड कर दीजिए, उसमें टोटल टाइम का आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। इनमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस ही ना दी जाए, आपको जो है वो स्पीड दे दी और टाइम दे दिया अलग अलग की। एक पार्टिकल जो है पहले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इस तरीके से दे रखा है, तो फॉर्मूला आपका तब भी वही रहेगा। उसमें आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो ऐड कर लेंगे, उसमें टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे तो आपके निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको ऐसा बोला गया है कि कोई पार्टिकल जो है वो पहले 2 मीटर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नेक्स्ट 2 मीटर जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, लेकिन टाइम नहीं दे रखा है। तो टाइम नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को ऐड कर दीजिए। टाइम को हम लिख सकते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो वहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं और फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो जब भी बेटा हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो पार्टिकल ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है हम उसको ऐड कर देंगे और टोटल टाइम का जो है बच्चों हम उसमें डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस देखा कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जनरली डेल्टा से जो है हम एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बच्चों वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, द एवरेज वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी तो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना फास्ट चल रहा है, लेकिन बट डज नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। अलग अलग इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या थी या वो कितना फास्ट चल रहा था, ये हमें एवरेज स्पीड नहीं बताती है। ये कौन बताता है? For this we define instantaneous velocity और simply velocity v at that instant t। तो अगर हमें किसी particular instant of time पर velocity चाहिए तो हमें instantaneous velocity और या speed चाहिए तो instantaneous speed की हमें requirement होगी। तो the velocity at the instant is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। जैसे ये देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल्टा टी। थोड़ी देर पहले अगर आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ से ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हटा दें तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इससे हमने डिफाइन किया था एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को। लेकिन इसी में अगर ये टाइम इंटरवल जो है बहुत स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 0 नहीं है, टेंस टू 0, मतलब डेल्टा टी 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ जा रहा है, बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी एक्स बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं
तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हो जाएगी आपके dx/dt, जो कि बताइए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। Where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation is the differential coefficient of x with respect to t and denoted by dx/dt। तो आप देख सकते हो, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि x का t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को बता रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज? शुड इट बी डिस्क्राइब्ड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम। तो अब हम जो है एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी मोशन के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, किसके साथ इसको डिफाइन किया जाए? तो दिस वाज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोज टाइम। गैलीलियो के टाइम में भी बेटा ये प्रॉब्लम थी। तो इट वाज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो पहले जो है सोचा गया कि इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। बट थ्रू दिस साइड स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो concluded that the rate of change of velocity with time is constant of motion for all object in free fall। लेकिन बेटा गैलीलियो ने जो है वो कंक्लूड किया और उसने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्रीली फॉल हो रहे हैं उनके लिए आपके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो क्या है? कांस्टेंट था, जो ऑब्जेक्ट किस में थे? फ्रीली फॉल मोशन के अंदर थे। On the other hand, the change in velocity with distance is not constant. It decreases with the increasing distance of fall। और उसने देखा कि change in velocity with distance जो था वो आपके constant नहीं था, वो आपके decrease हो रहा था जैसे जैसे distance जो है बढ़ती जा रही थी free falling body की। तो this led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time। तो यहां से ही निकल के आता है कि acceleration क्या है? It is the rate of change of velocity with respect to time। कि टाइम के साथ जो है velocity किस रेट से चेंज हो रही है, वही क्या है? acceleration है। तो किसी given टाइम इंटरवल में आप देख सकते हो कि acceleration जो क्या है आपके change in velocity in a particular time interval। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये है एवरेज एक्सेलरेशन। द एवरेज एक्सेलरेशन ए बार ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड द टाइम इंटरवल। तो ये क्या है? ए बार से एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बेटा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, की किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो है आपके एवरेज की। ठीक है, आगे देखिए, वेयर v2 एंड v1 are the instantaneous velocities or simply velocities at time t2 and t1। तो बेटा v2 और v1 क्या है? ये आपकी velocities है टाइम t1 और t2 पर। It is the average change of velocities per unit time। The SI unit of acceleration is meter per second square। तो बेटा ये क्या है आपके कि पर यूनिट टाइम जो है एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटीज है। ठीक है, और SI यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। On a plot of velocities versus time, the average acceleration is the slope of a straight line connecting the points corresponding to
v2 t2 एंड v1 t1। तो इन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी का जो टाइम के साथ ग्राफ है, ठीक है, तो उसका अगर हम स्लोप निकाल लें, ठीक है, तो वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कहाँ से कहाँ तक, v2 किसी t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 और t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 जो है उस पर। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा जिस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था, ठीक उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं, तो जैसे हमने वहां लिखा था वेलोसिटी के लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब अगर ये टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट है, हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी अगेन हम किसको यूज में ले रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन को यूज में ले रहे हैं। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वीटी ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। वीटी ग्राफ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए सिंस वेलोसिटी इज ए quantity having both magnitude and direction, a change in velocity may involve either or both of these factors। देखो बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ पर वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा बेटा, डायरेक्शन भी होगी। तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि केवल अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर केवल मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है। सो द एक्सेलरेशन देयरफॉर मे रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ। ठीक है, तो दोनों में भी चेंज हो सकता है या इंडिविजुअल भी चेंज हो सकता है। लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी की तरह ही एक्सेलरेशन भी बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन आर शोन इन फिगर 2.4 ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनमें आपके पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। नोट दैट द ग्राफ curve upward for positive acceleration, downward for negative acceleration and it is a straight line for zero acceleration। देखिए कैसे ग्राफ है, ये देखिए, ये बता रहा है कि आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर कर्व जो है वो डाउनवर्ड है तो ये बता रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसको कैसे देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम इस पर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है θ1 और यहाँ पर है θ2। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है बेटा क्या हो रहा है, θ2 जो है वो θ1 से ज़्यादा है, तो θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, मतलब थीटा जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ता है, थीटा के बढ़ने से टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ रहा है, स्लोप। ठीक है, और xt यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेलोसिटी को, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इसको मैंने बोला θ1, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ करी, इसको मैंने बोला θ2। आप यहाँ पर देख सकते हो कि θ1 जो है वो θ2 से ज़्यादा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ थीटा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, टेन थीटा डिक्रीज होगा तो आपके स्लोप डिक्रीज होगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, नेगेटिव होगा, तब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप जो है वो कैसा है, कांस्टेंट।
क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो स्लोप भी कांस्टेंट है, इसका स्लोप भी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप यानी कि वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, although acceleration can vary with time, our study in this chapter will be restricted to motion with constant acceleration। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम उसी मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। In this case the average acceleration equals the constant value of acceleration during the interval। तो इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बराबर है किसके, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जो कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेलरेशन की वही क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v नॉट एट t इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर कितनी दे रखी है बेटा, v नॉट, एंड v एट टाइम t, और टाइम t पर कितनी दे रखी है, v, तो v हैव a बराबर v माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस 0। तो हम इस t को जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v माइनस वी नॉट बराबर 80, वी नॉट को तो ले जाओगे तो v बराबर वी नॉट प्लस 80। आप देख सकते हो कि ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है किसी टाइम t पर वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ये है v नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, और t जो है वो क्या है बेटा, टाइम है आपका, ठीक है। चलिए, let us see how velocity time graph look like for some simple cases। Figure 2.3 shows velocity time graph for motion with constant acceleration for the following cases। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 ग्राफ्स जो है वो हमें रिप्रेजेंट यहाँ पर किए गए हैं। तो ये 4 ग्राफ जो है वो आपके क्या बता रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ बेटा। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे तो थीटा जो है वो आपका लेस देन 90 है। थीटा लेस देन 90 मतलब इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। इसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम यहां से जो है ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो इसका जो थीटा है ये बेटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, थीटा ग्रेटर देन 90 है मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ये अभी कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। इसके लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपके थीटा है वो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो कि इसका स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जा भी किधर रहा है बेटा, ये नेगेटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए बात करेंगे तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, यहाँ भी स्लोप नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पहले ये आपके t1 टाइम तक पॉजिटिव डायरेक्शन में था, और उसके बाद t1 से t2 में जो है ये किधर जा रहा था बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो यही आपको इन सभी ग्राफ के बारे में बताया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये मोशंस के लिए बताया गया है। पहले वाले ग्राफ के लिए मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कि पहला वाला ग्राफ कौन सा था, पहले वाला ग्राफ ये वाला, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा वाला जो है वो बता रहा है मोशन इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमने भी यही कहा था कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव क्यों है, क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 90 से ज़्यादा है।
फिर थर्ड ग्राफ की बात करते हैं, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1। तो यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रहा है जो कि डायरेक्शन को चेंज कर रहा है टाइम t1 पे, क्योंकि t1 टाइम तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था और t1 से t2 में ये किस में चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। यही आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है वीटी ग्राफ। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है बेटा, u है। ठीक, तो एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। तो ये कह रहे हैं कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो वीटी ग्राफ का एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द वीटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड द एरिया अंडर इट बिलो area under it between t equal to 0 and t equal to t is the area of a rectangle of height u। तो बेटा ये शेप कैसी है, ये आपके रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो हो गया t और ये हाइट जो है वो कितनी होगी u। तो एरिया जो है वो ut के बराबर होगा और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। और ये क्या है, इस टाइम इंटरवल में यानी कि 0 से t में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। थिंक, नोट द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड यू विल अराइव एट द आंसर दैट। आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द xt, vt and at graph shown in several figures in this chapter have sharp kings at some points, implying that the functions are not differentiable at these points. In any realistic situation, the functions will be differentiable at all points and the graph will be smooth. What this means physically is that acceleration and velocity cannot change values abruptly at an instant. Changes are always continuous. तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहे थे कि कोई आपके जैसे ग्राफ है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है जिसमें शार्प किंग्स है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो बेटा एब्रप्टली चेंज नहीं होते हैं। इनमें चेंज जो है वो कैसा होता है, आपके कंटिन्यूस जो है वो आपके होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम आगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो है हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशंस दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट x, टाइम टेकन t, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। तो हम एक सिंपल इक्वेशन जो है वो डिराइव करना चाहते हैं किन किन के बीच में, डिस्प्लेसमेंट x, टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, आपके फाइनल वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a के बीच में। इक्वेशन 2.4 already obtained given relation between final and initial velocity v and v naught of an object moving with constant acceleration a। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, जो कि था v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5 और ये रिलेशन जो है वो किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिगर 2.5 के अंदर। ये देखिए, तो इसी ग्राफ से जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने वाले हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर आप देख सकते हो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और किसी टाइम t पर जो है वो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। और इसका जो ये स्लोप है, ये स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए, the area under this curve is area between instant 0 and t
area of a triangle ABC and area of a rectangle OACD is half v minus v नॉट टी प्लस v नॉट टी के बराबर। तो देखिए अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां पर जो है ये तो है ट्राइंगल और ये क्या है? रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हो गया टी और हाइट कितनी होगी? वी नॉट टी। तो एक तो हो गया आपके वी नॉट टी। दूसरा इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका कितना है बेटा? स्टिल टी ही है और हाइट जो है वो कितनी है? v माइनस वी नॉट। तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेवल डिस्टेंस को। तो ये आप देख सकते हो x बराबर हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। ठीक है, अब यहां पर जो है v माइनस वी नॉट जो है वो क्या है बेटा? 80। तो v माइनस वी नॉट ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह हमने 80 रख दिया। तो 80 इंटू टी क्या हो जाएगा बेटा? 80 स्क्वायर। तो यहां से ये इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई x बराबर हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। तो ये हमारी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गई इस ग्राफिकल मेथड की वजह से। ठीक है, इक्वेशन 2.5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज। तो 2.5 ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टी के भी बराबर है। अगर हम टोटल डिस्टेंस को बोले तो ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इंटू टी के बराबर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। लेकिन ऐसा किसके लिए लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेलरेशन कैसा हो बेटा? कांस्टेंट हो, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए इक्वेशन 2.7 एंड 2.7b means that the object has undergone displacement x with an average velocity equal to the arithmetic average of the initial and final velocities। तो यहाँ से हमने क्या करा? यहाँ पर हमने पहले लिखा था कि v माइनस वी नॉट जो है वो 80 के बराबर है। तो यहाँ से बेटा अपने टाइम निकाल लिया, वो कितना आया? v माइनस वी नॉट बाई ए। और ये जो टाइम की वैल्यू है ये हमने इसी में ही रख दी। x बराबर क्या था? एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी ये थी v प्लस वी नॉट बाई 2 और टाइम की जगह रख दिया v माइनस वी नॉट बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए this equation can also be obtained by substituting the value of t from equation 2.4 into equation 2.6. Thus we have obtained 3 important equations. तो यहाँ पर हम ये वैल्यू भी जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2.4 से वैल्यू को अगर अपन 2.6 में रख देंगे तो यहाँ पर जो है हमारे ये वैल्यू निकल के आती है। तो आप देख सकते हो बेटा ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए आगे चलते हैं। कनेक्टिंग, यहाँ पर देखिए connecting 5 quantities v naught, v, a, t and x, these kinematics equation of rectilinear motion for constant acceleration। ठीक है, ये सारी जो क्वांटिटीज है ये हमारी रिलेट हो रही है और ये किसके लिए है? आपके रेक्टिलिनियर मोशन जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। The set of equation were obtained by assuming that t equals to 0, the position of the particle is x is 0। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल की पोजीशन भी क्या है? 0 है। तो वी कैन ऑब्टेन मोर जनरल इक्वेशन। वी टेक द पोजीशन कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0 एज नॉन जीरो से x नॉट। तो देन दीज इक्वेशन आर मॉडिफाइड। तो अगर आप x की जगह x माइनस एक्स नॉट रखोगे तो ये इक्वेशन मॉडिफाई भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने तो क्या लिया है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है बेटा? 0 पर है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। अगर पार्टिकल की इक्वेशन t बराबर 0 पर 0 नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे x इज इक्वल टू आपके यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो हमने x की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दी x माइनस एक्स नॉट।
तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई और ये आपके थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए यही सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम कैलकुलस से यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज में लेकर डिराइव करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। तो इस dt को इधर ले जाइए तो dv बराबर क्या हो जाएगा बेटा, adt। अब हम बोथ साइड जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो dv इज इक्वल्स टू adt आपका हो जाएगा। टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है और टाइम t पर जो है वो आपकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही ये सारी आपके इक्वेशंस है। तो हमने a बराबर जो है वो आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एटी, तो v बराबर वी नॉट प्लस एटी, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी डिराइव हो गई। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो v की जगह dx बाई dt रखेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया। टाइम t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है, x नॉट, और टाइम t पर क्या है बेटा x। तो यहां हम रख देंगे तो 1 का जो आपके इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि x माइनस एक्स नॉट, और ये आपके हो जाएगा v की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे जो कि क्या है v नॉट प्लस एटी। तो देखिए किस तरीके से, तो ये देखिए यहां पर v नॉट प्लस एटी हमने रख दिया, तो x की जगह तो आ गया बेटा x माइनस एक्स नॉट और v नॉट प्लस एटी। तो v नॉट तो कांस्टेंट है, t का 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम पता है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया कि dx से मल्टीप्लाई और dx से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि dx बाई dt जो है ये आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो v dv बाई dx, तो एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं जब आपके वेलोसिटी जो है वो कैसा है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही हो। अब हम बोथ साइड इसको dx को मैं इधर ले आता हूँ तो v dv बराबर a dx। जब आपके पोजीशन इनिशियल है उस टाइम पे वेलोसिटी है v नॉट और जब पोजीशन x है तब वेलोसिटी क्या है v। तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर a और a कांस्टेंट है बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस एक्स नॉट। तो v नॉट v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट, ये जो है वो आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इससे डिराइव कर लिया कैलकुलस को यूज में लेकर भी। पहले ग्राफिकली डिराइव किया था बच्चों और अब हमने इसको डिराइव किया है यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। So the advantage of this method is that it can be used for motion with non-uniform acceleration also। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस मेथड का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसको यूज में ले ही लिया, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो भी हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आपके वेरिएबल है तो भी हम कैलकुलस मेथड को काम में लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके हम आंसर हमारा निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ग्राफ की, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए तो देखिए बेटा कैसे कैसे ग्राफ आपके हो सकते हैं। ये सारे ही एक्सटी ग्राफ है। इसमें कुछ ग्राफ जो है वो आपके स्ट्रेट लाइन है,
जबकि कुछ ग्राफ जो है वो पैराबोलिक है। तो ये आप लोग देख सकते हो बच्चों कि सारे जितने भी एक्सटी ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, ये मैंने सारे ग्राफ जो है वो यहाँ पर बनाए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक्सटी ग्राफ है वो क्या बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है। टाइम t इक्वल टू 0 पर जहाँ पार्टिकल बैठा हुआ था, अभी भी पार्टिकल वहीं बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपके 0 होगी और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगा बेटा, 0। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका एंगल है थीटा, टाइम एक्सिस से बनने वाला, ये एंगल जो है वो 90 से छोटा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी जो है वो इसकी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, और ये वेलोसिटी आपके कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपके 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ भी जो थीटा है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वेलोसिटी इसकी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो इसका कैसा होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा। इस ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ भी जो थीटा है ये आपका लेस देन 90 डिग्री है बच्चों। तो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एंगल है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है और कैसी होगी, ये कांस्टेंट होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इसका कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, इस ग्राफ की बात करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारे ही ग्राफ कैसे हैं, पैराबोलिक ग्राफ हैं। तो पैराबोला में जो है वो आप स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, जरा देखिए। यहाँ पर जो है हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा। तो यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ θ1, और ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया θ2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि θ2 जो है वो आपके बड़ा है θ1 से। तो θ2 θ1 से बड़ा है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि स्लोप बढ़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। बेटा वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है एक पॉइंट लिया, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल है θ1। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल है θ2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है, यानी कि थीटा बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है। तो यहाँ पर थीटा बेटा टाइम के साथ थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो थीटा कम होगा तो tan थीटा भी कम होगा। tan थीटा कम हो रहा है मतलब यानी कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हालांकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव थी, ठीक है, लेकिन क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है। चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कैसी है, पॉजिटिव थी। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर इसका थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। जबकि यहाँ पे थीटा कम हो रहा है तो tan थीटा कम होगा, यानी कि वेलोसिटी भी कम होगी। और वेलोसिटी कम कब होती है, जब एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इस ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये एंगल है मेरा θ1 और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ ये है θ2। सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है,
थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कैसी रहने वाली है, वो आपकी नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर ये एंगल 90 से छोटा होता तो थीटा बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ता, लेकिन ये एंगल 90 से बड़ा है तो थीटा अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब आपके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपके वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल है बेटा θ1 जो कि 90 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल है θ2। तो सबसे पहले तो एंगल हमारा 90 से ज़्यादा है, तो एंगल 90 से ज़्यादा है तो यहाँ पर बेटा स्लोप जो है वो इसका कैसा होने वाला है, नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर थीटा जो है वो आपका कम हो रहा है, थीटा कम होगा तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा है, तो थीटा कम हो रहा है, टेन थीटा बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी को बढ़ाना है तो वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी जो है वेलोसिटी आपके क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे जो बेटा आप लोगों ने देखे हैं ये है आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। देखिए ये सारे हम लोग बना रहे हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने बनाए थे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये सारे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे पहले चेक करो थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो है ये आपके 90 से कम है। थीटा की वैल्यू 90 से कम है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी जो है वो आपके यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं इसका स्लोप जो है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। तो वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर कैसा है आपका, पॉजिटिव है, और कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका पॉजिटिव है और कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इस वाले ग्राफ में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है ये आपके 90 से ज़्यादा है। थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है बच्चों, तो स्लोप कैसा होगा, इसका नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो ये तो सारे ग्राफ थे कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैराबोलिक ग्राफ की। तो ये आपके वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये जो एंगल है इसको मैंने बोला θ1। एक यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये जो एंगल है वो है मेरा θ2।
सबसे पहले देखिए थीटा 1 और थीटा 2 में से बड़ा कौन, तो थीटा 2 जो है वो आपका बड़ा है थीटा 1 से, यानी कि यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, टेन थीटा बढ़ेगा। टेन थीटा बढ़ेगा तो इसका स्लोप बढ़ेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं, एक मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, एंगल है थीटा 1, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी, एंगल है थीटा 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज़्यादा है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज होगा तो टेन थीटा जो है वो भी डिक्रीज होगा। टेन थीटा डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी आपके डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्सेलरेशन को। तो देखिए यहाँ पर ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर बेटा हम देखना चाहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये हमारा थीटा 1 है, ये आपके थीटा 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है। तो थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा बढ़ रहा है। लेकिन ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है। तो एंगल 90 से ज़्यादा है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है आपका, नेगेटिव है, ठीक है। अब थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, टेन थीटा आपके डिक्रीज होगा, क्योंकि थीटा क्या है 90 से ज़्यादा है। तो थीटा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आपके इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके डिक्रीज। इसमें देखिए ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये एंगल है थीटा 1, यहाँ पर है एंगल थीटा 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से ज़्यादा है, ठीक है, और थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव होगा। इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज होगा तो टेन थीटा जो है वो आपका इंक्रीज होगा। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज होगा, क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा है। तो एंगल 90 से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो भी आपका क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो ये सारे वेराइटी के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गए। और इससे पहले हमने देखे सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ बेटा हमने इसलिए देखे हैं कि कौन सा ग्राफ जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फॉल की, ठीक है। तो देखिए, an object released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of the force of gravity। तो अगर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को बेटा अर्थ की सरफेस के नियर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी से जो है वो अर्थ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, और जो मैग्नीट्यूड है वो आपका जी से रिप्रेजेंट करोगे। If air resistance is neglected, the object is said to be in free fall। यदि अपन एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, हालांकि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो तो एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो इफ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, अगर जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है तो g कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। फ्री फॉल इज दस द केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं, वी अज्यूम दैट द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन more correctly in minus y direction because we choose upward direction as a positive since the
acceleration due to gravity is always downward, it is in the negative direction and we have a इक्वल टू माइनस जी, यानी कि माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके नेगेटिव वाई डायरेक्शन में गिर रहा है, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जी की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो हम माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको लेंगे। द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट वाई इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी नॉट इक्वल टू जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन बिकम। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू जीरो माइनस जी टी, यानी कि माइनस के 9.8 टी। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4.9 टी स्क्वायर लिख सकते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ay, तो u तो जीरो है तो ये माइनस का 2gy, जी की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9.6y के बराबर। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ है बेटा। तो इसमें आप देख सकते हो क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये 80 ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। और ये है आपका वीटी ग्राफ। तो आप देख सकते हो इसमें v बराबर माइनस का gt आया था आपके, तो वेलोसिटी जो है वो आपकी कैसी है, नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है आपका, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि v बराबर क्या है, माइनस के gt। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। इसी तरीके से ये आपके y और t के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ आप देख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव में बनेगा। ये है आपके तीनों ग्राफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए है। एक्सेलरेशन ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और ये आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग equal interval of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, that is 1:3:5:7:9। ठीक है, तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, तो इसको इस टेबल में जो है वो बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है आपके फ्रीली फॉल होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपके फ्रीली फॉल होगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस का जो रेशो है वो 1:3:5:7 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉलिंग इनटू मेनी इक्वल इंटरवल्स, और उस इंटरवल को क्या बोल दिया, तो और इससे हम जो है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब टाइम आपके जीरो है तो डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। जब टाइम जो है आपके टॉ के बराबर है, यानी कि पहला इक्वल टाइम इंटरवल है, तो हाफ जी टो स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया वाई नॉट। ठीक है, जब 2 टो, इसका 2 गुना टाइम होगा तो हाफ जी इंटू 2 टो का स्क्वायर, यानी कि पहले वाले के कंपैरिजन में 4 गुना डिस्टेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। 3 टो रखोगे तो हाफ जी इंटू 9 टो स्क्वायर हो जाएगा। 4 रखोगे तो 16 टो स्क्वायर, 5 रखोगे तो 25, 6 रखोगे तो 36। अब यहाँ आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है पहले वाले के कंपैरिजन में 4 गुना, 9 गुना, 16 गुना, 25 गुना और 36 गुना जो है वो आपको डिस्टेंस मिल रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल, तो पहले ये अगर वाई नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पहले टाइम में, तो दूसरे इक्वल टाइम इंटरवल में 3 वाई नॉट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थर्ड में 5 वाई नॉट, 7 वाई नॉट, 9 वाई नॉट, 11 वाई नॉट, इस तरीके से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इनकी डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो 1:3:5:7:9:11 हो जाता है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो किया जा रहा है ग्राउंड से, और ये वापस ग्राउंड पे ही पहुंच रहा है। तो ये देखिए, अगर आपने इसको 60 मीटर पर सेकंड से बेटा थ्रो किया है, तो 60 से थ्रो करोगे तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 50 ही रह जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाती है। अगले 1 सेकंड में जो है उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी बेटा, 40 रह जाएगी। उसके अगले 1 सेकंड में 30 ही रह जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में 20 रह जाएगी। और अगले 1 सेकंड में जो है वो 10 रह जाएगी। और लास्ट में जाके इसकी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और इसी तरीके से जब नीचे आएगा तो सेम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए जब ये नीचे आ रहा है बच्चों तो क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो पहले ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो y इज इक्वस टू हाफ GT², तो 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, 5 मीटर। तो पहले में 5 मीटर ट्रेवल करेगा तो दूसरे में 3 गुना यानी कि यहाँ पर 15 मीटर ट्रेवल करेगा। तीसरे में 5 गुना यानी कि 25 मीटर ट्रेवल करेगा। चौथे में 35 मीटर, फिर 45 मीटर और फिर 55 मीटर। तो इस तरीके से ट्रेवल डिस्टेंस का जो रेशो है आप देख सकते हो 1:3:5:7:11 हो जाता है। ठीक है, तो यही आपके गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब जो है हम लोग बात करते हैं बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस की, कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो आपके क्या होती है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स बी ds, देन यूजिंग इक्वेशन of motion v² is equals to v0² plus 2ax and noting that v equal to 0, we have the stopping distance is ds is equals to v0² upon 2a। देखो बेटा होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक खाली सड़क के आप चल रहे हैं एक फिक्स्ड वेलोसिटी से, सडनली जो है गाड़ी के सामने कोई आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ डिस्टेंस पर चलने के बाद जो है वो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है आपकी, 0 हो जानी है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए वो थी आपके v0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डी एक्सिलरेट हो रही है, तो एक्सिलरेशन जो है वो अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये देखिए v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax। अब यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी जो है जब गाड़ी रुक चुकी है तो वो क्या हो जाएगी, 0। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v0² प्लस 2a ds। तो यहाँ से ds बराबर क्या हो जाएगा, -v0²/2a। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। तो बच्चों ये हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो देखी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखी। आई होप आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।